तो अब ये देखिए, भारतेंदु हरीशचंद्र के जो नाटक है अंधेर नगरी के आधार पर बताइए कि महंत जी ने अपने दोनों शिष्यों को क्या आदेश दिया और शिष्यों ने क्या उत्तर दिया। तो महंत जी राम का भजन करते हुए अंधेर नगरी में आए। उनका एक चेला नारायण दास और दूसरा गोवर्धन दास था। महंत जी ने नारायण दास से कहा, यह नगर दूर से बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, अगर कुछ भिक्षा मिल जाए तो ठाकुर जी का भोग लगे। यह सुनकर नारायण दास बोला कि नारायण के आश्रय से नगर तो बहुत सुंदर है, पर भिक्षा मिले तो बड़ा आनंद हो। इसके बाद महंत जी ने अपने शिष्य गोवर्धन दास को आदेश देते हुए कहा, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा, ठीक है, और नारायण दास जो है वो पूर्व दिशा में जाएगा। जो भी सामग्री मिलेगी उससे शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध होगा। गोवर्धन दास जी ने उत्तर दिया, हे गुरु जी, मैं बहुत सी भिक्षा लेकर आऊंगा, इसका कारण यहाँ के लोगों का मालदार दिखाई देना है। ठीक है, आप किसी प्रकार की जो है चिंता मत कीजिए, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। इसे सुनकर महंत जी क्या बोले, बोले, हे बच्चा, बहुत लोभ मत करना, क्योंकि लोभ पाप की खान है। अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु जी ने बाजार का जो वर्णन किया है उसे लिखें। अंधेर नगरी का बाजार लगा था, उसमें तरह तरह का सौदा बिक रहा था। दुकान वाले अपने सौदे की प्रशंसा कर रहे थे। कबाब वाला अपने कबाब में 72 मसाले बता रहा था और कबाब को चौराई के आंच वाला कह रहा था। कबाब का भाव टका सेर था। अंधेर नगरी है, यहाँ हर चीज़ ही क्या थी, वही थी, टका सेर। घासीराम अपने चनों की कविता में प्रशंसा करता हुआ बेच रहा था। वह भी अपने मसाले और गर्मा गर्म चनों का भाव टका सेर बता रहा था। नारंगी वाली कुंजड़िन अपनी नारंगियों की प्रशंसा कर रही थी और उसका भाव टका सेर बता रही थी। हलवाई के जलेबियाँ गर्मा गर्म थी। जलेबी, इमरती, लड्डू, खुरमा, बर्फी सबका दाम टका सेर था। पाचक चूरन वाला अपने चूरन की विशेषताएं गाकर बता रहा था। उसके चूरन का भाव भी टका सेर था। मुगल सभी प्रकार के मेवे बेच रहा था, उसके मेवे भी टका सेर बिक रहे थे। मछली वाली अपनी मछली की प्रशंसा करके उनका भाव टका सेर बता रही थी। ये सब तो अपना सौदा बेच रहे थे, पर ब्राह्मण अपनी जात को टका सेर में बेच रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हास्य नाटक है ये। अंधेर नगरी के आधार पर महंत जी के शिष्यों नारायण दास और गोवर्धन दास का भिक्षा लेकर गुरु के पास पहुंचने का वर्णन कीजिए। महंत जी बैठे हुए राम का भजन गा रहे थे, तभी उनके दोनों शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास भिक्षा मांगकर लाए और गुरु जी के सामने अर्पण की। महंत जी के पूछने पर गोवर्धन दास ने बताया कि 3.5 सेर मिठाई लाया हूँ। महंत जी के यह पूछने पर कि इतनी मिठाई कहाँ से आई, तो गोवर्धन दास ने बताया कि मुझे भीख में 7 पैसे मिले थे, उसी से मैंने यह मिठाई ली। महंत जी को नारायण दास ने बताया कि यहाँ सभी चीजें टका सेर बिकती हैं। महंत जी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ, पर गोवर्धन दास की मिठाई देखकर उन्हें विश्वास करना पड़ा। महंत जी ने ऐसी अंधेर नगरी में रहना उचित नहीं समझा और चलने का आदेश दिया। गोवर्धन दास ने कहा कि मैं तो ऐसी नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और नारायण दास गुरु जी के साथ जाने को तैयार हुआ। महंत जी ने जाते हुए कहा, बच्चा गोवर्धन दास, तुम पर विपत्ति आवे तो मुझे स्मरण करना। अंधेर नगरी नाटक के चौपट राजा के दरबार का वर्णन कीजिए। चौपट राजा मदिरा के नशे में बैठे थे। उनके सेवक ने चिल्लाकर कहा, पान खाई महाराज। महाराज ने सुना कि सुपनखा आई है, तो यह सुनते ही वे भयभीत होकर भागने लगे। मंत्री ने उन्हें हाथ पकड़कर रोका और वास्तविकता बताई। मंत्री ने तमोली का दोष बताया जिसने पान लगाया था। राजा जी ने उसको 200 कोड़े लगाने का आदेश दिया। 200 कोड़े लगाने का आदेश दिया। मंत्री ने कहा कि आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे थे, आप तो सुपन खा के नाम से डरे थे, उसे सजा मिलनी चाहिए। राजा ने मंत्री को फटकारा और रानी से उसकी शिकायत करने की धमकी दी। अच्छा, तभी एक आदमी चिल्लाता हुआ आया। वह दुहाई दुहाई कह रहा था। राजा ने उसे पकड़वाकर बुलाया। उसने कहा कि कल्लू बनिया की दीवार गिरने से मेरी बकरी मर गई। यह सुनकर राजा ने अपने नौकर से कहा, कल्लू बनिया की दीवार को पकड़कर लाओ। मंत्री ने कहा कि दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा ने उसका संबंधी पकड़कर लाने को कहा तो मंत्री ने बताया, दीवार का कोई संबंधी नहीं होता। तब राजा साहब ने कल्लू बनिए को पकड़कर लाने का क्या किया, आदेश दिया। अब अंधेर नगरी नाटक के आधार पर कल्लू बनिए को लाने के बाद दरबार की गतिविधि का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए।
तो राजा साहेब के सामने कल्लू बनिए को उपस्थित किया गया। राजा साहेब ने बकरी मरने का कारण पूछा तो कल्लू बनिए ने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, कारीगर ने खराब दीवार बनाई थी इसलिए गिर गई। राजा के आदेश से कारीगर पकड़कर लाया गया, उसे दंड दिया जाने लगा तो उसने कहा, चूने वाले ने खराब चूना बनाया था, उसकी गलती से दीवार गिरी है। चूने वाले को लाया गया तो वह बोला कि मेरा कुछ दोष नहीं है, भिश्ती ने चूने में अधिक पानी मिला दिया था, इससे दीवार गिरी है। इसे सुनकर राजा साहब ने भिश्ती को बुलवाया और उसे दंड देने लगे। उसने कहा कि कसाई ने बड़ी मशक बना दी, उसमें पानी अधिक आ गया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कसाई को बुलवाया गया तो उसने कहा, मेरा कोई दोष नहीं है, गडरिये ने एक टके में बहुत बड़ी भेड़ दे दी, उससे बड़ी मशक बनी। गड़रिया बुलाया गया तो दंड दिया जाने लगा तो उसने कहा कि उस समय कोतवाल साहब की सवारी निकल रही थी, इसलिए मुझे छोटी बड़ी भेड़ का ध्यान नहीं रहा। इसके बाद कोतवाल को बुलाया गया और बकरी मरने के अपराध में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। अब देखिए, अंधेर नगरी नाटक के आधार पर फांसी का फंदा बड़ा होने के कारण गोवर्धन दास के पकड़े जाने का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो गोवर्धन दास जो थे वो मिठाई खाकर मोटे हो रहे थे। वह राम का भजन गाया करते थे। वह कह रहे थे कि इस नगरी में तो बड़ा आनंद है, गुरुजी के ने यहाँ रहने के लिए मुझे व्यर्थ ही मना किया था। इसके बाद गोवर्धन दास मिठाई खाने लगे। तभी राजा का एक प्यादा आया और उसने गोवर्धन दास से चलने के लिए कहा। गोवर्धन दास उसकी बात सुनकर घबरा गया और बोला कि मैंने क्या अपराध किया है जो मुझे पकड़ा जा रहा है। प्यादे ने बताया कि बनाया हो या बिगाड़ा हो, पर आपको फांसी लगेगी, हमारे साथ चलिए। गोवर्धन दास ने फांसी लगने का कारण पूछा तो प्यादे ने बताया कि आपका मोटा होना ही फांसी लगने का कारण है। गोवर्धन दास की समझ में कुछ भी नहीं आया कि मोटा होने से फांसी क्यों दी जा रही थी। तो प्यादे ने बताया कि फांसी तो कोतवाल साहब को हुई थी, उनका गला पतला था और फांसी का फंदा बड़ा था, इसलिए राजा ने हुक्म दिया कि मोटी गर्दन वाले को पकड़कर लाओ। इस शहर में अंधेर के कारण कोई मोटा नहीं होता, यहाँ अकेले आप ही मोटे हैं, इसलिए आपको पकड़ा जा रहा है। अंधेर नगरी जो नाटक है के आधार पर फांसी से गोवर्धन दास के बचने और राजा चौपट को फांसी लगने का वर्णन कीजिए। गर्दन मोटी हो जाने के कारण गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाया गया। वह उसे फांसी देने को ले जाने लगे तो गोवर्धन दास रोने लगे। तभी उन्हें गुरुजी का ध्यान आया। विपत्ति जानकर उन्होंने गुरुजी का स्मरण किया। गुरुजी तुरंत आ गए। उन्होंने कोतवाल से कहा कि आप तनिक हट जाए, मैं अंतिम समय में अपने शिष्य को उपदेश करना चाहता हूँ। सबके अलग हट जाने पर गुरुजी ने गोवर्धन दास के कान में कुछ कहा। उसे सुनकर गोवर्धन दास और महंत जी आपस में झगड़ने लगे तथा स्वयं फांसी पर चढ़ने की बात करने लगे। तभी राजा साहब अपने मंत्री के साथ वहां आ गए। राजा साहब ने पूछा कि आप दोनों फांसी चढ़ने के लिए क्यों झगड़ रहे हैं। इसे सुनकर महंत जी ने कहा, यह ऐसा समय है कि जो फांसी चढ़ेगा वह सीधा वैकुंठ को जाएगा। यह सुनकर मंत्री ने कहा, अब तो हम फांसी चढ़ेंगे। यह सुनकर कोतवाल ने कहा कि फांसी का हुक्म हमें हुआ था, हम फांसी चढ़ेंगे। यह जानकर चौपट राजा ने कहा कि हमारे होते हुए कोई वैकुंठ नहीं जा सकता। इतना कहकर राजा फांसी का फंदा गले में डालकर मर गया। हरिश्चंद्र के साथ भारतेंदु लिखे जाने का क्या रहस्य है। भारतेंदु वास्तव में कोई उपाधि, जाति या वंशादि नहीं, ठीक महात्मा गांधी के महात्मा की तरह यह तो एक आदर भरा जन्म प्रदत्त संबोधन या विशेषण है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध लेखक और स्वयं हरिश्चंद्र जी के निकट संबंधी बाबू ब्रजरत्न दास ने लिखा है। प्रसिद्ध लेखक आंग्ल सत्ता के निकटस्थ और चाटुकार माने जाने वाले राजा शिव प्रसाद को आंग्ल सरकार की ओर से सितारे हिंद की सम्मानोपाधि मिली थी, जो काशी के लोगों को पसंद ही नहीं आई और खुला पक्षपात उन्हें लगा। काशी वालों के मन में भारतेंदु जी को इससे भी बड़ा सम्मान देने का विचार आया। फलतः 27 सितंबर सन 1880 में प्रसिद्ध पत्रिका सार सुधा निधि के अपने एक लेख में पंडित रामेश्वर दत्त व्यास ने भारतेंदु विशेषण सम्मान का प्रस्ताव रखा, जो सारे देश ने स्वीकार कर लिया। तब से ही भारतेंदु जैसे हरिश्चंद्र जी का दूसरा विख्यात नाम बन गया और उनके नाम के साथ चिपक सा गया। भारतेंदु जी का व्यक्तित्व उनके नाटकों में पढ़ा जा सकता है। टिप्पणी कीजिए। भारतेंदु जी ने लगभग दर्जन भर नाटक रचे और आधा दर्जन नाटकों के अनुवाद भी किए। दूसरे हिंदी नाटकों को मंची बनाया। तीसरे सर्वप्रथम आधुनिक काल में उन्होंने ही नाटकों का शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया। चौथे उन्होंने अपने कुछ नाटकों का मंचन कराया।
पांचवें कुछ नाटकों में स्वयं अनुभव किया तो कुछ में निर्देशन भी किया। इस तरह वे एक साथ नाट्य शास्त्र के ज्ञाता, नाट्याचार्य, नाटककार, लेखक, अभिनेता, निर्देशक, सूत्रधार और न जाने क्या क्या रहे। भावुकता, रसिकता, चंचलता, छबीलापन, सक्रियता, नाट्य प्रेम और ज्ञान, विधा विवेचन, देश, राष्ट्र और राज्य प्रेम, समाज सुधार, व्यंग्य, सार्थकता, हास्य प्रेम तथा पूर्वी पाश्चात्य नाट्य कला समन्वय आदि उनकी नाट्य रचनाओं में आसानी से देखे जा सकते हैं। निसंदेह उनके नाटकों में जैसे उनका व्यक्तित्व ही समाहित हुआ मिलता है। नाटककार मोहन राकेश ने अपने नाटक आधे अधूरे में 5 पुरुष पात्रों की अवतारणा की है, किंतु उनके लिए एक ही कलाकार उसमें रखा है, ऐसा क्यों? नाटककार मोहन राकेश ने अपने नाटक आधे अधूरे में 5 पुरुष कलाकार जो है रखे हैं। ठीक है, इसका दो मतलब जो है इसके दो विशेष कारण हैं। प्रथम कारण तो मंचीय दृष्टि से उसमें कलाकारों की संख्या को सीमित रखना है। द्वितीय कारण यह है कि नाटक के पांचों पुरुष मात्र एक दूसरे के स्थानापन्न हैं। पांचों मतलब जो है अलग अलग पात्र है, लेकिन उनको एक ही कलाकार ने निभाया है। अच्छा, द्वितीय कारण यह है कि नाटक के पांचों पुरुष पात्र एक दूसरे के स्थानापन्न हैं। नाटक का पहला काले सूट वाला मनुष्य पात्र, पुरुष पात्र, एक प्रकार से सूत्रधार की भूमिका में है। वह प्रत्येक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। नाटक के शेष चारों पुरुष पात्र भी तो आम आदमी ही हैं। सभी पात्रों की अपनी एक विशेषता है। शेष में सभी एक समान है, लेकिन पूर्ण कोई भी नहीं। स्त्री चारों पुरुष पात्रों में एक एक कर पूर्णता खोजने का प्रयास करती है, किंतु प्रत्येक पुरुष में उसे अपूर्णता ही प्राप्त होती है। यह केवल 4 पुरुषों की कहानी नहीं है। यदि स्त्री के जीवन में और कितने भी पुरुष आ जाएं, उसकी वह अपूर्णता कभी पूर्णता में परिवर्तित नहीं हो सकती। नाटककार इससे यही बताना चाहता है कि पूर्णता अथवा अपूर्णता व्यक्ति की अपनी प्रकृति में समाहित होती है। उसमें फिर चाहे कितने ही लोग आ जाएं, प्रत्येक स्थिति में वह पूर्णता अथवा अपूर्णता बनी ही रहती है। इस प्रश्न का समाधान करता हुआ काले सूट वाला मनुष्य स्वयं कहता है, यह नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है। इसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूँ और मेरे होने से ही सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, उसकी कुछ विशेष परिस्थितियाँ। परिवार दूसरा होने से परिस्थितियाँ बदल जाती, मैं वही रहता। इसी तरह सब कुछ निर्धारित करता। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती, दूसरी तरह से मुझे झेलती, या वह स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता है और ये निर्णय करना इतना ही कठिन होता कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी, उस स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीनों के बीच से उठते कुछ सवालों की। आधे अधूरे की स्त्री अपने परिजनों से किस प्रकार से ग्रस्त है और वह उनसे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करती है। आधे अधूरे की स्त्री अपने परिजनों में प्रत्येक के व्यवहार से त्रस्त है। सबसे अधिक त्रस्त वे अपने पति महेंद्र नाथ से है, जो घर के ऊपर बोझ बने हैं और अपना कोई उत्तरदायित्व घर परिवार के प्रति नहीं समझते हैं। वह अपने कपड़े और झूठे बर्तन तक उठाकर नहीं रखते, ऊपर से व्यंग्य बाणों से उसके मर्म को बेधता है। सो अलग वह चाहती है कि कम से कम उसका पति घर के कार्यों में, घर को व्यवस्थित रखने में उसका सहयोग करे। उसका कोई पुरुष मित्र जब घर पर आए तो उससे सौहार्दपूर्वक मिले। स्त्री की सबसे छोटी बेटी किन्नी, जिसका कि पढ़ने में मन नहीं है, अपना बैग और किताबें इधर उधर फैलाए रखती है। किताबों को प्रायः फाड़ कर लाती है और फिर नई किताब की मांग करती है। स्त्री चाहती है कि किन्नी अपनी किताबों और बैग में रुचि ले, उन्हें संभाल कर रखे और इस बात को समझे कि रोज रोज कहाँ से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के लिए। स्त्री अपनी बड़ी लड़की को लेकर भी बड़ी त्रस्त है। यद्यपि वह घर से भागकर मनोज नामक युवक से प्रेम विवाह कर चुकी है, तथापि वह आज भी अपना समय माँ के साथ ही बिताती है। उसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है। स्त्री चाहती है कि वे दोनों पति पत्नी सब प्रकार के भेदभावों को बुलाकर सुखपूर्वक रहे। स्त्री अपने लड़के अशोक से इसलिए त्रस्त है कि वह अपने पिता की ही तरह घर पर बैठा रहता है और पत्रिकाओं से महिला मॉडलों के अर्धनग्न चित्र काटता रहता है। वह चाहती है कि अशोक एक अच्छी सी नौकरी कर ले और एक जिम्मेदार नागरिक का जीवन व्यतीत करे। वह घर आए पुरुष मित्रों का सम्मान करे, उनकी नकल उतारकर उनका उपहास न करे। आधे अधूरे मोहन राकेश का किस प्रकार का नाटक है? आधे अधूरे मोहन राकेश का एक सामाजिक एवं समस्यात्मक नाटक है। इसमें नाटककार ने समाज की अनेक समस्याओं को उठाकर उनके निराकरण का प्रयास किया है। इस नाटक में समाज के मध्यवर्गीय एक परिवार की स्थिति का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह प्रस्तुत परिवार ऐसा परिवार है जो आर्थिक कारणों और कामों के दबावों के कारण निरंतर विघटित होता जा रहा है। इसमें दिखाया गया है कि आज प्रत्येक व्यक्ति अपने ही घर में बेघर होकर टूटन, निराशा, अवसाद और घुटन का शिकार होकर स्वार्थ और अहम के जाल में
दूसरों को फंसाने की चेष्टा करता हुआ किस तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आशय यह है कि व्यक्ति ना तो स्वयं सुखी है और संतुष्ट है और ना ही वह दूसरों को सुखी और संतुष्ट देख सकता है। इस नाटक में पारिवारिक संबंधों में टूटन की समस्या को मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया है। नाटक के निर्देशक ओम शिवपुरी इस संबंध में अपने वक्तव्य के अंतर्गत लिखते हैं, एक दूसरे स्तर पर यह नाट्यकृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे को कटा हुआ है। घर की त्रासदायक हवा से वे अपने और दूसरे के लिए जहरीले हो रहे हैं। स्त्री पुरुष संबंधों में तनाव की समस्या को महेंद्र नाथ और सावित्री एवं बिन्नी और मनोज के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सावित्री और बिन्नी दोनों ही पुरुष की अहम भावना से त्रस्त हैं। इस समस्या के साथ साथ मध्यवर्गीय परिवार की आर्थिक विषमता की समस्या, असफल प्रेम विवाह की समस्या, माता पिता की कटुता और तनावपूर्ण संबंधों के कारण परिवार के बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की समस्या को प्रभावकारी ढंग से उठाया गया है और इस बात पर बल दिया गया है कि इन सब समानताओं का समाधान खोजा जाना आवश्यक है। नाटक शब्द का व्युत्पत्तिक अर्थ बताइए, संस्कृत में यह और क्या कहलाता है। संस्कृत भाषा की नट, नाट या नृत्य धातु से निर्मित नाटक शब्द का सामान्य अर्थ है अभिनय, जिसे संस्कृत में रूपक भी कहा जाता है। नाटक का सामान्य प्रचलित अर्थ क्या है? यह दृश्य काव्य जो रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है। वर्तमान में इसी को ड्रामा या प्ले भी कहते हैं। आधुनिक हिंदी काल में हिंदी जो प्रथम नाटककार और नाटक का नाम लिखे नाटककार गिरधर दास उर्फ गोपाल चंद, नाटक नहुष। गिरधर दास गोपाल चंद का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? गिरधर दास गोपाल चंद भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि बताइए। भाद्रपद शुक्ल पंचमी संवत 1807, 9 सितंबर सन 1850 सोमवार। भारतेंदु हरिश्चंद्र की निधन तिथि माघ कृष्ण षष्ठी संवत 1841, 6 जनवरी सन 1885। अच्छा, साहित्य क्षेत्र में भारतेंदु जी ने अन्य कौन से नाम अपनाए? उर्दू में रासा और बांग्ला में चंद्रिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों के नाम लिखिए। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नाटिका, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, भारत जननी। भारतेंदु जी के अनुवादित नाटक कौन कौन से हैं? रत्नावली, पाखंड विखंडन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद। तो आप लोगों को मुझे लगता है बहुत यूज़फुल लग रही होंगी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बहुत दूर बच्चा बैठा हो उसके भी काम मेरी ये वीडियो आ सके। और जिस तरह मैं भी, मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन अपनी सेहत से हार नहीं मान रही हूँ। आप लोगों को दिख भी रहा होगा मेरे यहाँ होंठ में थोड़ा टेढ़ापन है और मुझे काफ़ी समस्याएं हैं इस समय सेहत से रिलेटेड। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि इस जीवन से हम कितना आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकालें जो हमारे जीते जी तो लोगों के काम आए ही साथ हमारे जाने के बाद भी विद्यार्थियों की मदद करें या समाज की कुछ मदद करें, ऐसा हम काम करके जाएं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो बच्चा बेचारा जिसके पास पढ़ने का समय नहीं है, कहीं दुकान पे काम करता है, घर के काम से उसे फुर्सत नहीं मिलती, वही लोग ओपन से कर पढ़ाई करते हैं जिन्हें नौकरी और घर संभालना है फिर पढ़ना है, तो वो लोग भी अपनी पढ़ाई करें। गृहिणियाँ खाना बनाते बनाते मेरी वीडियो सुने, ठीक है। घर और हेडफोन लगाकर घर के सभी काम कर सकती हैं मेरी वीडियो सुनते सुनते। तो आप लोग जो है या ट्रैवलिंग करते हैं तो हेडफोन लगाकर मेरी वीडियो सुन सकते हैं जब आप ऑफिस जाने का ट्रैवलिंग का टाइम है। तो मैं यही कुछ सूत्र जो मेरे को पता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती हूँ। और जो छोटे बच्चे हैं देखिए, जो जब वो सो जाएं तो ये मत सोचिए कि चलो मैं भी अपनी थकान उतार लेती हूँ या उतार लेता हूँ। जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें पढ़ना है तो उनके सोने का भरपूर लाभ उठाइए, उनको स्कूल भेजते ही पढ़ने बैठ जाइए, घर के काम फटाफट निपटा कर। धन्यवाद। शिक्षा का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए और आजीवन, मैं तो सोचती हूँ, मैं तो शिक्षार्थी जीना चाहती हूँ, आजीवन चाहती हूँ कुछ ना कुछ सीखती रहूँ। और इस जीवन में सीखने के लिए इतना कुछ है कि कितना भी जान लूँ फिर भी लगता है कि कम है। धन्यवाद।